Hello friends, this is Jyoti and welcome back to Adishankar. Today I will discuss UPSS 2023 Test Series 16. So let's start. First MCQ. निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक औषधि कवक से प्राप्त होती है? पॉइंट्स हैं पेंसिलिन, सैट्रिनिन, ग्लियोटॉक्सिन। तो इनमें से कौन कौन सी प्राप्त होती है? पेंसिलिन, सैट्रिन और ग्लियोटॉक्सिन, ये तीनों की तीनों ही कवक से ही प्राप्त होती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। और पेंसिलिन जो है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सेकंड क्वेश्चन, नवपाषाण काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर भारत में अवस्थित दार्जिलिंग हेडिंग स्थल से चीन के संपर्क के संकेत मिलते हैं। बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम के स्थल मेहरगढ़ से शिकार से पशुपालन अवस्था के संक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। सी ऑप्शन उत्तर पूर्वी भारत से नवपाषाणिक स्थलों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। डी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। तो क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं क्या क्या किसमें कहा गया है। उत्तर भारत में और दार्जिलिंग हेडिंग, तो जो दार्जिलिंग है ये असम में पड़ता है। भारत को ऐसे बांट लेते हैं, तो इन्होंने कहा है उत्तर भारत में, और असम जो पड़ता है ये यहाँ पर पड़ता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन तो कट गया। देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर पश्चिम के स्थल मेहरगढ़, उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ पर असम पड़ेगा। तो मेहरगढ़ से शिकार से लेकर पशुपालन अवस्था तक की अवस्था के संक्रमण, ये एक ट्रांजिशन पीरियड बताया गया। शिकार से लेकर हंटिंग से लेकर के पशुओं को पालने तक की एक अवस्था बताई गई है। तो सही है, यहाँ से ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। सी ऑप्शन है उत्तर पूर्वी यानी कि इस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नवपाषाणिक स्थलों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। नवपाषाणिक तो यहाँ पर बताया गया अभी दार्जिलिंग हेडिंग के साक्ष्य चीन से प्राप्त हुए हैं। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो असम में है, असम के क्षेत्र से बताया गया है उत्तर पूर्वी भारत से। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और डी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ए आ गया है, क्योंकि पहले से ही ए गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें गर्म हवाएं बतानी है। कौन कौन सी इसमें से गर्म हवाएं हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है सांता आना। सांता आना यूएसए में प्रवाहित होती है, यूएसए में बहने वाली हवा है, और यह एक गर्म हवा है। इस गर्म को एच से कर देते हैं डिनोट। और नॉर्दर्न ये भी यूएसए में बहती है, ये ठंडी हवा है, तो ये जो है कि कोल्ड। लेवेंटर ये भी ये स्पेन में बहती है, और स्पेन में बहने वाली ये एक ठंडी हवा है यानी कि कोल्ड। ऐसे ब्लैक रोलर, तो ये भी ब्लैक रोलर जो है अमेरिका में बहती है, उत्तरी अमेरिका यानी कि अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में। तो ये भी हो जाएगी, ये है एक हॉट गर्म हवा। ऐसे चिनोक, चिनोक भी गर्म हवा है। चिनोक को अगर याद रखना है तो इसको हिमबच्ची गर्म हवा भी बोलते हैं। हिमबच्ची, हिम को कौन भच्चर कर सकता है? गर्म हवा। जब गर्म हवा बर्फ पर पड़ेगी वो पिघलेगी, फिर वो समाप्त होगी हवा, तो हिमभच्ची हो जाएगी। तो इसको हम हिमभच्ची के रूप में इसको हमेशा हॉट यानी कि गर्म हवा के रूप में याद रख सकते हैं। ये सिराकोपॉन, सिराकोपॉन जो सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल में ही बहती है। अगर सहारा मरुस्थल गर्म है तो यहाँ पर बहने वाली हवा ये भी गर्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? हॉट सिराको। और ये सिराकोपॉन सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होने के बाद ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को पार कर स्पेन और इटली के क्षेत्र में भी ये पहुंचती हैं, और वहाँ पर भारी वर्षा भी कराती है। वहाँ की जो फसलें होती हैं अंगूर की जैसे हो गई, क्योंकि इस हवा में क्योंकि ये सहारा मरुस्थल में बहती है, तो यहाँ पर धूल कड़ी और बालू वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। और जब यही हवा इटली और स्पेन के क्षेत्र में पहुँचती है तो वहाँ की जो अंगूर की खेती होती हैं, फसलें जो भी वहाँ की होती हैं, उन सबको ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इसके लिए काफ़ी खतरनाक है तो कह सकते हैं। तो इसमें से क्या क्या हो जाएगा? 2 और 3 जहाँ है उसको हटा देते हैं क्योंकि ये कोल्ड यानी कि ठंडी हवाएं हैं। तो 2 हैं यहाँ पर
3 यहाँ पर है और 2 और 3 तो यहाँ दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? डी ऑप्शन। एलिमिनेट करके कर सकते हैं अगर आपको एक भी आ रही है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शून्य आधारित बजटिंग से होने वाले लाभों का निम्नलिखित में से चयन कीजिए। तो शून्य आधारित बजटिंग क्या है, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कहते हैं। इससे प्रभावी कार्यक्रम को अधिक धन मिलता है। इससे अधिक प्रभावी कार्यक्रम को अधिक धन मिलता है। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, बजट की तैयारी में यह संबद्ध कार्मिकों की भागीदारी को बढ़ाता है। जो फिर नेक्स्ट पॉइंट, इससे कर वृद्धि में कमी आती है। तो क्या क्या सही हो जाएगा। ये जो पहले समझ लेते हैं जीरो बजटिंग है क्या। तो जीरो बजटिंग जो है ये वर्तमान समय में इसको अपनाया जा रहा है। जब वो बजट लाया जाता है तो शून्य बजट करके इससे उसमें यूज किया जाता है। जो सरकारी योजनाएं होती हैं शून्य बजट आधारित होती हैं लगभग। तो इसमें होता है कि जो सरकारी खर्चे होते हैं, सार्वजनिक व्यय जिसे कहते हैं, उसकी फालतू के जो खर्चे होते हैं उन सब चीज़ों में कमी लाई जाती है। फालतू के जितने भी खर्चे होंगे उसमें कि जिसकी उस वहाँ पर कोई ज़रूरत न होगी, तो उन सब चीज़ों को यहाँ से हटा दिया जाता है। यानी कि सार्वजनिक व्ययों की अपव्ययता में कमी लाई जा सकती है इस शून्य आधारित बजट को अपनाकर। तो आपको इसी चीज़ को सोचते हुए इन तीनों ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि ये क्या रहा है। फर्स्ट पॉइंट है, इससे अधिक प्रभावी कार्यक्रम को अधिक धन मिलता है। तो क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी जो योजनाएं आ रही हैं उनमें अगर हम शून्य बजट लगा दें तो उसमें देखेंगे कि मान लीजिए चारों हैं, 4 कोई योजनाएं हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों में से किसी में फालतू के खर्च बहुत ज़्यादा हैं, किसी में उससे कम है, किसी में उससे कम, किसी में सबसे कम फालतू के खर्च। तो फालतू के खर्च मान लो नंबर 1 वाले में है और अगर इसमें फालतू के खर्च निकाल ले तो बहुत कम बचेगा इसका बजट। तो इस चीज़ को हटा दिया जाएगा। ऐसे इसको भी मान लो हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। लेकिन चौथे वाले में इसमें फालतू के खर्च बहुत कम होंगे, तो इसकी यानी कि जो सोसाइटी में इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाएगी। फालतू के खर्च कम है यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस। तो यह चीज़ बताया जाएगा कि अधिक प्रभावी कार्यक्रम को अधिक धन मिलेगा। अगर इसकी इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में तो इसको हम लेकर आएंगे, जो सोशल वेलफेयर के लिए है इसको हम लेकर आएंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हाँ, अधिक प्रभावी कार्यक्रम को इसकी मदद से अधिक धन मिलेगा। जब अधिक धन मिलेगा तो सोसाइटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। बी पॉइंट क्या कह रहा है कि बजट की तैयारी में यह संबद्ध कार्मिकों की भागीदारी को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है कि जब बजट की तैयारी की जाएगी तो उससे संबद्ध जितने भी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, तो उन लोगों की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी कि हर एक बजट पर वो बहुत बारीकियों से ध्यान देंगे। तो उनकी जो भागीदारी है वो तो बढ़नी ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे कर वृद्धि में कमी आएगी। कर वृद्धि टैक्स, तो ये भी सही है। जो कर की वृद्धि है, फालतू के जो खर्चे वर्चे होंगे वो उन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत कमी आएगी, घटने लगेंगे। तो फाइनली जब लास्ट में देखा जाएगा तो उससे कर वृद्धि में कमी आने लगेगी। तो तीनों के तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम मानव अंगों के अवैध अमानवीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। अवैध अमानवीय व्यापार पर इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मस्तिष्क मृत्यु को कानूनी तौर पर स्वीकार किया गया है। इस अधिनियम जो अधिनियम है, यह अधिनियम निकटतम संबंधियों अथवा दाता एवं प्राप्तकर्ता के बीच अंगों के प्रत्यारोपण संबंधी व्यवस्था का प्रावधान करता है। कोर्ट में बताना है और सही कथन डी ऑप्शन, ये तीनों की तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल के पास बैंकों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस संबंध में शिकायत की जा सकती है। बैंकिंग लोकपाल के पास बैंकों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस संबंध में शिकायत की जा सकती है। फर्स्ट पॉइंट, बैंक ड्राफ्ट निर्गत न करना। सेकंड पॉइंट, छोटे नोटों को स्वीकार न करना। थर्ड पॉइंट, बैंकों की बिक्री एजेंट द्वारा किए गए वादों को पूरे न किए जाना। और फोर्थ पॉइंट है, पूर्व सूचना के बिना ग्राहकों पर सेवा प्रभार लगाना। तो इनमें से क्या हो जाएगा,
डी ऑप्शन ये सभी। तो जो बैंक ड्राफ्ट है इसको निर्गत अगर नहीं किया जा रहा है तो हम बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं और अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर छोटे नोटों को हमारे कोई स्वीकार नहीं कर रहा, मान लीजिए 2 रुपये की नोट है, वैसे अब तो बंद हो गया है चलन इसका, 10 रुपये की नोट है, अगर कोई स्वीकार नहीं कर रहा तो हम भाई बैंकिंग लोकपाल के पास जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही तीसरा भी है कि कोई एजेंट आया हमारे पास फालतू के, उसने वादे किए कि 2 साल में हम तुम्हारा 10 लाख या 20 लाख बना के देंगे। तुम ऐसे लोगों के भी विरुद्ध 10 लाख अगर 10 का 20 ना बना तो हम बैंकिंग लोकपाल के ही पास जाएंगे। ऐसे ही 14 पॉइंट है, पूर्व सूचना के बिना ग्राहकों पर सेवा पर भार लगाना, यानी कि जो टैक्स वगैरह अगर लग जा रहे हैं, हमको पहले सूचना नहीं दी गई कोई कि ऐसा कोई टैक्स लग रहा है और हमने पैसा कोई डाल दिया बैंक में तो वो तो फंस जाएगा ना। तो और उस पर सेवा भी कोई सेवा प्रभार भी लग गया, यानी कि टैक्स भी लग गया, तो इससे क्या होगा कि इसके विरुद्ध भी हम बिना सूचना के इन्होंने ये सारे काम किए तो हम बैंकिंग लोकपाल के पास जाएंगे और अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे। तो ये चारों के चारों मतलब हाँ चारों के चारों सही है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, तापमान में लगातार गिरावट चट्टानों की खनिज संगठन में परिवर्तन करती है। ये पैराडॉक्सिन से एम्फीबोल तथा उसके बाद बायोराइट में परिवर्तित हो जाती है। सतत श्रृंखला हल्के रंग की चट्टानों का निर्माण करती है जिसमें प्लाजियोक्लेस फेल्सपार की खनिज की अधिकता होती है। कोड में बताना है और सही कथन बताना है। सही ऑप्शन सी है, दोनों के दोनों सही है। जो तापमान है, मान लीजिए कोई श्रृंखला चट्टान है, यानी कि आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान, ये सारी जो चट्टानें होती हैं इनके रूपांतरण में या फिर खनिजों के जो खनिज होते हैं इन सब चीज़ों में तापमान, दाब, ये सारी चीज़ें बहुत ही इन सब चीज़ों को प्रभावित करती हैं। तो तापमान अगर लगातार गिर रहा है तो उससे खनिज संगठन में परिवर्तन आना है, जाहिर सी बात है आ जाएगा परिवर्तन। तो ये ऑप्शन सही है। ऐसे बी ऑप्शन भी है तो ये भी सही है। इनके रंगों में परिवर्तन मतलब जो हल्के रंग की चट्टानें हैं सतत श्रृंखला के कारण इनका निर्माण होता रहता है। तो बी सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 131 में दी गई है। बी दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 131 के अधीन उच्चतम न्यायालय के कृत्य शुद्ध रूप से परिसंघीय हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता से बाहर है। आपको कोड में बताना है सही आंसर, सही ऑप्शंस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से, पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो आरंभिक अधिकारिता है वो अनुच्छेद 131 में दिया गया है, ये बताया गया है, तो सही है आरंभिक अधिकारिता। अगर उच्चतम न्यायालय के अधिकारों की बात की जाए कि इनके अधिकार कौन कौन से कैसे कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, तो इनके पास टोटल 3 अधिकार हैं। इनका अधिकारों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहली है आरंभिक अधिकारिता, तो ये तो 131 में दे दी गई है। दूसरी अपीलीय अधिकारिता कि हम इनके पास अपील कर सकते हैं। कहा भी गया भारत का सबसे उच्च अपीलीय जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे ही सलाहकारी प्रवृत्ति भी पाई जाती है इसमें। अनुच्छेद जो सलाहकारी उच्च न्यायालय है 143 के अंतर्गत सलाहकारी जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, तो ये भी बताया गया 143 के अंतर्गत। तो इसके पास 3 अधिकारिता हैं, तो ये पहला पॉइंट तो सही हो जाएगा। अब सेकंड देख लेते हैं, अनुच्छेद 131 के अधीन उच्चतम न्यायालय के कृत्य शुद्ध रूप से परिसंघीय है, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ टोटल जो सबसे नीचे क्या है, जिले स्तर पर जो बनते हैं न्यायालय वगैरह वो हो जाएंगे, फिर राज्य स्तर पर हो जाएंगे, फिर एकदम सेंट्रल लेवल पर, तो सेंट्रल पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और ऐसे ही नीचे दीवानी न्यायालय, ना जाने कितने प्रकार के न्यायालय हैं, ये सब हो जाएंगे। तो ये भी सही है, परिसंघीय जैसे यहाँ पर संरचना ढांचा दिखाई देता है। और तीसरा पॉइंट है, जो भारतीय सरकार है, भारत सरकार और एक या एक अधिक राज्यों के बीच विवाद उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये पॉइंट ध्यान देने वाला, बाहर। तो जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है उससे बाहर नहीं है बल्कि उसके अंतर्गत है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, आरंभिक क्षेत्राधिकार को ही। तो इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही जब कोई 2 राज्यों के बीच में, भारत सरकार या राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसको सुलझाता है।
तो क्या क्या सही हो जाएगा इसमें से? अब ये तो चला गया तीसरा ऑप्शन, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और दूसरा पॉइंट भी सही है, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? सी ऑप्शन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पॉइंटों पर विचार करना है। फर्स्ट पॉइंट है, पादप एंजाइम और जीवाणु जैव ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पादप एंजाइम और जीवाणु जैव ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सेकंड पॉइंट है, जैव आणविक संवर्धन तकनीकी द्वारा प्राप्त जैव ऊर्जा से प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट, भारत जैव ऊर्जा को प्राप्त करने की आदर्श स्थितियां धारण नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा इनमें से? असत्य बताना है कि कौन कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन जो है, पादप यानी पेड़ पौधे से जो एंजाइम और जीवाणु हैं, इनसे हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में इनको हम यूज करते हैं। तो जो जैट्रोफा है पेड़, तो उसको हम ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। जैव आणविक संवर्धन तकनीकी टेक्नोलॉजी के रूप में इसे बताया गया, जो ये है, इससे जैव ऊर्जा से प्रदूषण की मात्रा कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर इस टेक्निक को अपना लिया जाए तो पेट्रोलियम की तुलना में तो कम ही होगी, फिलहाल के कोयला की तुलना में तो कम ही होती है। फिर थर्ड पॉइंट है, जैव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भारत में आदर्श स्थितियाँ धारण नहीं करता है। आदर्श स्थितियाँ ऐसा कैसे? हमारे यहाँ जैट्रोफा है, कितने सारे नजर, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ। तो अगर जैव ऊर्जा की बात की जा रही है तो हमारे यहाँ समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर समुद्र तट जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं समुद्रों में, लाइकेन वगैरह, वो कितनी सारी है, 3 तरफ से हम लोग ढके हुए हैं, तो अच्छी खासी है यहाँ पर स्थितियाँ। तो ये गलत हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? ये भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, बी सेकंड पॉइंट भी सही है। गलत है तो कौन सा? थर्ड पॉइंट, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पॉइंट्स पर विचार करने हैं और सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को संवैधानिक शक्ति के साथ साथ विवेक शक्ति भी प्राप्त है। राज्यपाल को प्राप्त विवेक शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त है। इनमें से कौन सा सही है, सही बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है कि राष्ट्रपति को संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। राज्यपाल को क्या क्या प्राप्त है? संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, विवेकीय शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राज्यपाल को विवेकीय शक्ति प्राप्त है, लेकिन भाई हमारे राज्यपाल को भी प्राप्त है, किसने कहा नहीं प्राप्त है? तो अब जब राष्ट्रपति को भी प्राप्त है तो क्या किया जाए? इस पॉइंट को गलत कर दिया जाए, और इन्होंने सही कहा है, तो जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दो। फर्स्ट ऑप्शन में एक है, सी में एक है। अभी भी बाजी हमारे हाथ में नहीं है। राज्यपाल को प्राप्त विवेक शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त है, क्या ये बात सत्य है? गलत है, क्योंकि जो राज्यपाल की विवेकीय शक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त नहीं है। राष्ट्रपति ने कोई विवेकीय शक्ति नहीं दी, हमारे संविधान ने दी है। संविधान जो 1950 ईस्वी में 26 जनवरी को लागू हुआ था, तो किसने दी है? संविधान ने। तो सेकंड पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन गलत हैं, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित थी। शास्त्रीय परंपराओं पर, और कौन सी व्यवस्था? सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक कोई नहीं, कौन सी? सामाजिक व्यवस्था बतानी है। इससे संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही आंसर बताने, सही ऑप्शन। फर्स्ट पॉइंट है, यह भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य था जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित पारंपरिक सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य समझता था। ठीक है। 4 वर्णों में ब्राह्मण सर्वप्रथम एवं क्षत्रियों का दूसरा स्थान था, जबकि वैश्य के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है। इस काल में विदेशों से भारी संख्या में लोग दक्षिण भारत में बस गए, जिन्हें बड़वा कहा जाता था। कौन कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ अंतिम साम्राज्य था, अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास का, शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित जो बताया गया है उस आधार पर,
ठीक है। अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो ये इसकी स्थापना 1333 के आसपास होती है भाई, जब हमारे उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक थे, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1333 के आसपास होती है। तो 33 के आसपास की बातें समझ लो उस समय कैसी स्थिति थी। और शास्त्रीय परंपराओं की बात की जा रही है तो यहाँ पर इन्होंने बढ़ावा दिया लास्ट में। तो ये बात, इतनी बात तो सही है। फिर आगे क्या कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित पारंपरिक सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखना ये अपना कर्तव्य समझते थे। बिल्कुल सही है, ये अपनी ड्यूटी समझते थे इस चीज़ को सुरक्षित रखना, कि हाँ भाई इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पुरातन समय से चली आ रही है। जो सेकंड पॉइंट है, इसमें कहा गया 4 वर्णों में ब्राह्मण सर्वप्रथम थे। बिल्कुल सही है। क्षत्रिय दूसरे थे, ठीक ठाक है। अब दूसरा पॉइंट जैसा कि बता रहा है, वैश्य के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ से वैश्य के बारे में कोई जानकारी की बात नहीं की गई, लेकिन हाँ क्षत्रियों के बारे में यहाँ पर चारों वर्णों की बात की गई, लेकिन क्षत्रियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहा गया है, इस काल में विदेशों से भारी संख्या में लोग दक्षिण भारत में आके बसे, जिन्हें बड़वा कहा जाता है। तो बड़वा विदेशों से आकर नहीं बसे थे उस समय, बल्कि उत्तर भारत से आकर बसे थे। अगर समझना हो तो एक पॉइंट्स में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। उत्तर भारत में ऐसे कैसे कि उस समय मुग़ल सल्तनत काल चल रहा था, 1333 बताया है। और सल्तनत काल में मुस्लिम कम्युनिटी की काफ़ी संख्या थी। जब मुस्लिम लोग उत्तर भारत में आए हैं और तो ये लोग दक्षिण भारत भी जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यही लोग दक्षिण भारत जा रहे थे धीरे धीरे करके। तो इन्हीं को कह दिया गया था कि इन्हीं को कहा जा रहा था बड़वा, मान लेते हैं बड़वा इन्हीं को कहा गया था, कि उत्तर भारत से लोग दक्षिण भारत में जा जाकर बस रहे थे। तो ये तीसरा पॉइंट्स गलत हो जाएगा। विदेशों से उस समय अगर पुर्तगालियों की बात की जाए कि पुर्तगाली विदेशों से, तो ये लोग आए थे 1498 ईस्वी में, 1498 में, यानी कि 1500 के बाद ये लोग भरपूर रूप से आए हैं काफ़ी मात्रा में। तो 1500 के बाद की बात की जा रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कहाँ की बात की जा रही है, 1333 के आसपास की बात। तो 1333 के आसपास मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोग उत्तर भारत में बसे हुए थे। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन चला जाएगा, कट जाएगा। तो कौन कौन सा बचा, ऑप्शंस की बात किया जाए, दूसरा और तीसरा ये दोनों गलत हैं। तो दूसरा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा तीसरा दोनों यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा सही, ए ऑप्शन। सेकंड पॉइंट, मुद्रा की पूर्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य। फर्स्ट पॉइंट, करेंसी नोट, सिक्कों एवं मांग जमा को मुद्रा की श्रेणी में रखा जाता है। बी ऑप्शन, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं क्योंकि इनका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। मांग जमा को वैधानिक पत्र भी कहा जाता है। करेंसी नोट एवं मांग जमा सन व्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान संसाधन है। तो इनमें से कौन सा असत्य है ये बताना है। सी ऑप्शन जो है ये कह रहा है कि मांग जमा को वैधानिक पत्र भी कहा जाता है। तो मांग जमा जो है गलत है, वैधानिक पत्र नहीं कहा जाता इसको, क्योंकि वैधानिक का मतलब ही हो जाता है कि कोई भी मान लीजिए कोई नोट है तो उस चीज़ को हम मना नहीं कर सकते हैं कि ये हम नहीं लेंगे। अगर किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे हम सामान खरीदते हैं और वो अगर 2000 रुपये ना ले तो वो मना नहीं कर सकता इस चीज़ को। सरकार भी कहती है कि मतलब इसी चीज़ को हम वैधानिक मुद्रा बोल देते हैं जिस मुद्रा को मना ना किया जाए। लेकिन जो मांग जमा है इसको हम मना कर सकते हैं। कोई अगर आपको चेक दे, आपको उसका यूज़ कैसे करना है आपको अगर नहीं आता है तो आप उसे मना कर सकते हैं कि भाई साहब हमको ये यूज़ नहीं करना आता है, तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप हमको ऐसा कीजिए, ऐसे ही दे दीजिए पैसा जितना भी देना है, मतलब चेक में जितना दिया गया है। तो इसे हम इस हिसाब से कौन सा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि यह एक वैधानिक मुद्रा के रूप में इसको नहीं माना गया है। डी ऑप्शन, चलो इसका सही आंसर मिल गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा यह से युग्म सुमेलित है। फर्स्ट पॉइंट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कोयल नदी के किनारे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सोन नदी के किनारे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सिंधु नदी के किनारे। तो कौन कौन सा संयोजन इसमें से सही है, यानी कि सुमेलित है।
तो कौन कौन से सही है इसमें? ये तीनों की तीनों। जो बेतला है ये झारखंड में, हेमिस लद्दाख में, सिंधु नदी के किनारे, बांधवगढ़ एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात विकास केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो इसमें भी आपको सुमेलित बताना है। तिरुपुर हौजरी व बुनाई उद्योग से, पानीपत हथकरघा उद्योग से, अंबूर चमड़ा उद्योग से, खुर्जा रेशम, शिवकाशी मशीन उपकरण, अलेपी नारियल के रेशे। तो इनमें से क्या हो जाएगा सही? कौन सा सुमेलित है? अगर हम शिवकाशी की बात करें कि शिवकाशी क्या मशीन उपकरण से संबंधित है, तो मेरे ख्याल से तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पटाखों से संबंधित है। यहाँ पर पटाखे वगैरह इन सब चीज़ों की फैक्ट्रियाँ बहुत अच्छे से मिलती हैं। पटाखे हो गए, माचिस हो गए, इन सब चीज़ों की फैक्ट्रियाँ ढंग काफ़ी बढ़िया से मिलती हैं। तो 5 ऑप्शन का कहाँ कहाँ नहीं है? यहाँ पर नहीं है 5, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ हटाना, क्योंकि यहाँ पर सत्य बताना है। यहाँ पर 5 है, ये रहा, यहाँ पर और यहाँ पर तो है ये सभी, तो किस में नहीं है? ए ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आंशिक परजीवी है? आपको पैरासाइट बताना है कि इनमें से कौन कौन आंशिक परजीवी है। अमरबेल, चंदन, लॉरेंथस। क्या क्या हो जाएगा? 2 और 3 ये दोनों आंशिक परजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदांत दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदांत दर्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट पॉइंट, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद विचारधारा को मध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अद्वैतवाद का प्रतिपादन आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। द्वैतवाद का निम्बार्काचार्य द्वारा और शुद्धाद्वैतवाद का पल्लवाचार्य द्वारा। तो इनमें से आपको बताना है सत्य कौन कौन सा हो जाएगा। चलो पहले पर देखते हैं क्या कह रहा है कि द्वैतवाद का रामानुजाचार्य द्वारा, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वैतवाद द्वारा जो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वो हैं मध्वाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य, और जो रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य ये विशिष्ट द्वैतवाद के हैं। तो भैया का किया गया है, चेंज किया गया है। तो पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ कहाँ 2 नहीं है। यहाँ नहीं है, ना 1 है ना 2 है, यहाँ तो 2 ही नहीं है, यहाँ 1 नहीं है। तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचता क्या है? ये ऑप्शन। ओ क्या बताना है? सत्य बताना है। तो सॉरी, जहाँ पर 1 और 2 है वो हटा दो। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। क्या बचा सत्य के लिए? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। गलती हो गई, माफ़ करना। 17 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रचलन में है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए, चौथा है औद्योगिक कामगारों के लिए, और 5वां है श्रमिकेतर शहरी कर्मचारियों के लिए। तो किनमें से क्या क्या हो जाएगा? जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा पॉइंट, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए। तो जो पब्लिक सेक्टर के जो एंटिटीज़ हैं उन सब चीज़ों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का यूज नहीं किया जाता है। तो जहाँ पर 3 है उसको हटा देते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट पॉइंट, उत्तर भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का प्रथम प्रमाण दशावतार मंदिर में मिलता है। दूसरा पॉइंट है, उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने करवाया था। उदयगिरी खंडगिरी जैन धर्म से संबंधित है। आपको सही कथन बताना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है,
फर्स्ट पॉइंट ये तो सही है कि ये दशावतार मंदिर से संबंधित है। यहाँ पर शिखर निर्माण का पहला ये उदाहरण था, उत्तर भारत में है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है खंडगिरी और उदयगिरी गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त सेनापति वीरसेन, हाँ बिल्कुल सही है। जो उदयगिरी और खंडगिरी हैं ये जैन धर्म से संबंधित है, तो ये जो संबंध है यही गलत हो गया। जैन धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका संबंध ब्राह्मण धर्म से है। तो जैन धर्म को हटा दो बेटा, ब्राह्मण धर्म से है इसका संबंध। तो तीसरा जहाँ जहाँ है हटा दो, यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर तीसरा है, तो क्या बचेगा, ए को 2, यानी कि ए ऑप्शन। ब्राह्मण धर्म से उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं का, और ये कहाँ पड़ेगा, एमपी में। एमपी नहीं बल्कि उड़ीसा में पड़ेगा। उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रा योजना से संबंधित है। मुद्रा योजना, तो इसके बारे में आपको विचार करना है। छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित यानी छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुद्रा योजना का प्रारंभ किया गया, लेकिन इसके लिए एक और बैंकिंग वित्तीय एजेंसी के रूप में मुद्रा की स्थापना की गई। मतलब एक एजेंसी हो गई, जैसे सिडबी और सेबी वगैरह है, ये सारी ऐसी ही एक ये भी एक एजेंसी आ गई। मुद्रा गैर बैंकिंग वित्त एजेंसी के तौर पर नाबार्ड की सहायक संस्था के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। तो नाबार्ड यानी यह कृषि क्षेत्र से इसको जोड़ दिया गया, नाबार्ड कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो छोटे उद्यमियों, और यहाँ पर उद्यमियों की बात की जा रही है, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब क्या बात किया जाए, तो जो मुद्रा योजना है ये जो छोटे छोटे उद्यम लगाए जा रहे थे उन सब चीज़ों से संबंधित है। तो उद्यम की ही बात की जा रही है, तो बी पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर है सेकंड पॉइंट, यहाँ पर है सेकंड पॉइंट, ये दोनों तो हट गए, 50-50 वाली बात बची। अब क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो और छोटे उद्यमियों से संबंधित है, सही है। और यहाँ पर एजेंसी की बात की गई है, ये भी सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों का पुनर्गठन, तो एस.के. धर की अध्यक्षता वाले भाषाई प्रांत आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के स्थान पर भाषा के आधार पर करने की अनुशंसा की। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद की सदस्यता वाली जेवीपी समिति ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। प्रशासनिक सुविधा को इन्होंने आधार बताया। अक्टूबर 1953 ईस्वी में सरकार मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर उनके लिए पहले भाषाई राज्य का गठन करने हेतु विवश हो गई। जो फर्स्ट पॉइंट है, एस.के. धर आयोग के जो गठन किया गया था वो 1948 ईस्वी में किया गया था। ये और ये मतलब राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। एस.के. धर उसी से संबंधित है, इतनी बात तो सही है। फिर इन्होंने कह दिया कि भाषा के आधार पर इन्होंने अनुशंसा की, तो भाषा के आधार पर अनुशंसा नहीं की थी, बल्कि भाषा को इन्होंने आधार नहीं माना था। कहा था कि ये आधार नहीं होना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए, बल्कि इन्होंने प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की बात की। तो ये फर्स्ट पॉइंट गलत हो जाएगा, तो सही आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है। चलो 50-50 वाली बात, दो कैसे हो सकता है, 2 या तो 3। सेकंड पॉइंट जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो जेवीपी समिति का गठन किया गया था, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन नहीं किया गया भाषा के आधार पर, लेकिन इन्होंने प्रशासनिक जो सुविधा की बात की गई थी इसके बारे में कोई बात ही नहीं की। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा।
भाषा को तो इन्होंने बताया कि भाई भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इन्होंने इतना बात क्लियर कर दी। लेकिन प्रशासनिक सुविधा जैसे कोई इन्होंने चीज़ बताई ही नहीं, तो ये समर्थन किया कि नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है कि मतलब एक तेलुगु भाषी और मद्रास राज्य इन दोनों का भाषा के आधार पर अलग किया जा रहा है, तो ये बात सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 302 संसद को राज्य और दूसरे राज्यों के बीच अथवा भारत राज्य क्षेत्र में किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने के लिए प्राधिकृत करता है, जैसा कि लोकहित में अपेक्षित हो। सेकंड पॉइंट है, संसद की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। तो इनमें से क्या क्या सही हो जाएगा? जो फर्स्ट पॉइंट है 302 में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, ये बात सही है। और ये लोकहित में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, तो ये तो सही हो जाएगा। और जो संसद की ये जो शक्ति है ये न्याय पुनरावलोकन के अधीन है, तो ये चीज़ सही है, अधीन ही है। ये जो शक्ति है एक शक्ति ही है, इसको कह सकते हैं शक्ति, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। एक और दो दोनों आप पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन नृत्य के संबंध में आपको बताना है कौन कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कथन है, फर्स्ट पॉइंट है, कथक शब्द संस्कृत के कथा शब्द से बना है। सेकंड पॉइंट, इस नृत्य पर फारसी नृत्य का प्रभाव है। थर्ड पॉइंट, कथक के 3 प्रमुख घराने जयपुर, लखनऊ, बनारस हैं। नवाब वाजिद अली शाह ने कथक को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया। नवाब वाजिद अली शाह ने। तो इनमें से आपको कौन कौन सा कथन सही बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है कि कथा से संस्कृत के कथा शब्द से लिया गया है, बिल्कुल सही है, कथक कथा शब्द से निकल के आया है। फारसी का नृत्य काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो फारसी यही जो है वाजिद अली शाह, यही मतलब मुगल काल से ही संबंध है इनका, मतलब मुगल काल का उस समय था, और ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। तो फारसी नृत्य का कथक पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और मुगल काल में कथक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी दिया गया था। तो ये चीज़ सही है कि हाँ इस पर इसका प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सही है। फिर जो थर्ड पॉइंट है कि इसके 3 घराने थे, तो जयपुर, लखनऊ, बनारस, ये भी 3 ही घराने थे। इसके अलावा एक और घराना है रामपुर या फिर रामगढ़, तो ये भी है। तो प्रमुख रूप से 3 ही घराने हैं, ये बात सही है। और वाजिद अली शाह ने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया, ये भी सही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शंस बताने हैं, सही कथन बताने हैं। तो समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन मंडल पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, ओजोन के क्षरण के लिए सुपरसोनिक जेट विमान जिम्मेदार होते हैं, ओजोन मंडल के क्षरण के लिए। थर्ड पॉइंट, आयन मंडल के विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। फोर्थ पॉइंट, आयन मंडल में 4 उपमंडल होते हैं। इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है? डी ऑप्शन, ये चारों सत्य हैं। ओजोन मंडल में जो समताप मंडल का निचला भाग है वहीं से ये स्टार्ट होता है, वही 18 किलोमीटर से लेकर 50-55 किलोमीटर तक, तो ये बात सही है। और जो सुपरसोनिक जेट विमान रहते हैं ये ओजोन मंडल के क्षरण के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार रहते हैं। CFC हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ये सब ओजोन के लिए काफ़ी ज़्यादा, सल्फ SO2 NO2 ये सब हो जाते हैं। तो ये सब इनके क्षरण के लिए ओजोन मंडल, जो ओजोन लेयर है उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आयन मंडल में विस्मयकारी विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं होती है, तो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो TV, टेलीविज़न और ये सारी चीज़ें चलती हैं, यहाँ तक कि आप जो जिस सिस्टम से देख रहे हैं वीडियोज़ वगैरह, वो भी इन्हीं विद्युत चुंबकीय, यानी कि उसमें इसी आयन मंडल का ही काफ़ी विशेष रूप से योगदान है। और ऐसे चौथा जो ऑप्शन है, आयन मंडल में 4 उपमंडल यानी कि 4 उप लेयर हैं, तो ये भी बात सही है, 4 ही लेयर है, इसकी उप श्रृंखलाएँ हैं, तो डी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय घरेलू आय किसी देश की निवासियों द्वारा अर्जित आय है। राष्ट्रीय घरेलू आय किसी देश की निवासियों द्वारा। बी यानी सेकंड पॉइंट, राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों से उत्पन्न आय है। थर्ड पॉइंट, निव्वल घरेलू उत्पादक सकल घरेलू उत्पादक में से मूल्य ह्रास को निकाल देने से प्राप्त होता है, मूल्य ह्रास। सही है ऑप्शन बताने, सही कथन। तो जो थर्ड पॉइंट है
कि मूलह्रास को निकाल दिया जाए। तो थर्ड पॉइंट तो सही है, यहाँ है थर्ड, यहाँ है थर्ड, यहाँ नहीं है, ये गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। बी ऑप्शन केवल 3 सही है, मूलह्रास को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत तापीय ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेकंड पॉइंट, इस प्रणाली द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट, भारत के इस प्रणाली का प्रयोग अभी तक नहीं किया जा सका है। क्या बताया गया है? अभी तक। तो सही आंसर बताने हैं। ये तापीय ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ये उच्च ताप की इसमें आवश्यकता होती है। आपको इतने पॉइंट्स पर ये जो थर्ड पॉइंट है कि अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया भारत में, ये प्रणाली नहीं आई है, तो ये गलत हो जाएगा। आ चुकी है और जब ये गलत हो गया, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो बचता क्या है? एक और, ए और सी। तो ये तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, एक सही है। सेकंड ऑप्शन, ये काफ़ी उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन समाचार पत्र अधिनियमों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है 1823 ईस्वी में लॉर्ड एडम्स द्वारा लाए गए अनुज्ञप्ति नियम के अनुसार मुद्रालय के संबंध में मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना देनी होती थी। 1867 ईस्वी के पंजीकरण अधिनियम के अनुसार मुद्रित पुस्तक समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम होना आवश्यक था। साथ ही 1 माह के भीतर पुस्तक की एक प्रति स्थानीय सरकार को देनी होती थी। 1876 के वर्नाक्युलर एक्ट प्रेस एक्ट द्वारा सभी समाचार पत्रों पर जिलाधिकारी के नियंत्रण को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर सभी दिया गया है, यहाँ पर इन तीनों चीज़ों पर फोकस करना है और यहाँ पर केवल पर। तो फर्स्ट पॉइंट में केवल प्रकाशन के स्थान की बात की गई कि इसकी सूचना देनी चाहिए। तो इसके अलावा और भी सारी चीज़ें थी जिनकी सूचनाएं देनी होती थी। और 1823 में जो प्रतिबंध लगाए गए थे, तो उन्हीं प्रतिबंध को हटाने के लिए जो मेटकॉफ ने उन प्रतिबंध को हटा दिया था। इसीलिए भारत में कहा जाता है कि भारत का प्रेस मुक्तिदाता किसे कहा गया जाता है? एडम क्या नाम, मेटकॉफ को। तो इसी अधिनियम को इन्होंने हटाया था, इसीलिए कहा गया मुक्तिदाता। ऐसे 1867 की जो बात की गई है कि इन तीनों का नाम आवश्यक था और स्थानीय सरकार को इसकी सूचना 1 माह के भीतर देनी होती थी। तो ये पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट जो कहा गया है कि जिलाधिकारी नियंत्रण को स्थापित करता था सभी समाचार पत्रों को, तो जो सभी है ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बी ऑप्शन केवल 2। सेकंड क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन, 1700 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने अधिनियम पारित कर भारतीय रेशमी वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। हॉलैंड एकमात्र यूरोपीय देश था, एकमात्र यूरोपीय देश था जिसने ना तो भारतीय सूती माल पर आयात शुल्क लगाया और ना ही आयात पर प्रतिबंध लगाया। बहुत सही। नेक्स्ट है 1813 के पश्चात ब्रिटिश भारत एवं इंग्लैंड के मध्य समानता पर आधारित मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। आपको सही बताना है। सबसे पहले थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, 1813 में भारत इंग्लैंड के बीच में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं था, मुक्त व्यापार की नीति नहीं अपनाई गई थी। नीति तो अपनाई गई थी, मुक्त व्यापार की नहीं, बल्कि यहाँ पर एक तरफा नीति थी। इंग्लैंड से केवल भारत में ही सामान आता जाता है और पैसा लेकर ये दुष्ट चले जाते थे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से हटा दो, ए ऑप्शन में है थर्ड पॉइंट। और जो बी ऑप्शन है, हॉलैंड एकमात्र ऐसा देश था जो ना तो आयात शुल्क लगाता था भारतीय वस्त्रों पर और ना ही आयात पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता था। तो ये तो सही है। और 1700 ईस्वी में रेशमी वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी बात सही है। प्रतिबंध लगाया था इन लोगों ने, अंग्रेजों ने। तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण है? तो कैपिलैरिटी बताना है आपको क्या है।
ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखना, लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, बड़े पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक जल एवं लौड़ों का पहुंचना। तो इनमें से तीनों के तीनों सही हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कुल राजस्व आय में इन करों के योगदान के घटते क्रम का चयन कीजिए। ए ऑप्शन, निगम कर, निगम के कर के बाद आयकर, सीमा कर और सेवा कर। आपको इन 4 करों के बारे में बताना है, कौन सा घटता हुआ क्रम है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। निगम कर सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से आता है, रेवेन्यू, फिर आयकर से आता है, फिर सीमा कर से आता है और फिर सेवा कर से। तो ये ऑप्शन हो जाएगा घटता हुआ क्रम। लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का, भारत के निम्नलिखित जैव विविधता क्षेत्रों पर विचार कीजिए। नंदा देवी पूर्वी हिमालय में, नोक्रेक पश्चिमी हिमालय में, सिमलीपाल पश्चिमी हिमालय में, कंचनजंगा पूर्वी हिमालय में, नीलगिरी पश्चिमी घाट में और रसमलाई केरल में। तो छोटे छोटे को देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट बताया गया सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में, और इन्होंने कहाँ बता रखा है कि भाई पश्चिमी हिमालय में है। तो ये रहा हमारा हिमालय। तो ये रहा हिमालय, ये क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी, ये हो जाएगा पूर्वी। तो इन्होंने क्या कह रखा है, सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में, और इन्होंने पश्चिमी हिमालय बता रखा है। तो जहाँ पर 3 है वहाँ हटा दो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, बचता क्या है, बी और सी। तो नंदा देवी पूर्वी हिमालय बिल्कुल सही है। नोक्रेक पश्चिमी हिमालय ये गलत है, ये मेघालय में है और पूर्वी हिमालय में पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अभी भी हम लोगों का आंसर नहीं आया है। चौथा पॉइंट, कंचनजंगा पूर्वी हिमालय, अगस्तमलाई केरल, नीलगिरी पश्चिमी घाट। ये नंदा देवी कहाँ गया है, पूर्वी हिमालय। तो नंदा देवी उत्तराखंड में, और इसके हिसाब से कहाँ आ जाएगा, पश्चिमी हिमालय में। तो पहला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा गलत हो गया, नंदा देवी गलत हो गया, सिमलीपाल गलत हो गया, नोक्रेक गलत हो गया, बचा क्या, 4, 5, 6, बी ऑप्शन 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स आज की टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। ये रहे इसके एक्सप्लेनेशन, देखना होगा देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।